सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज में अहमदनगर का किला, इस पाठ की संक्षिप्त व्याख्या पढ़ेंगे। भारत की खोज अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी रूपांतर है, हिंदी अनुवाद है। यह पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचा गया एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को जानने के लिए और समझने के लिए एक उपयोगी पुस्तक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ग्रंथ को सन 1944 में 13 अप्रैल सन 1944 में अपनी 9वीं जेल यात्रा के दौरान अहमदनगर के किले में लिखा था, अप्रैल 1944 में। तो सन 1946 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर भारत के आज़ादी तक के इतिहास के बारे में इसमें वर्णन किया है। नेहरू जी ने भारतवर्ष के कोने कोने की यात्राएं की। उन यात्राओं के दौरान अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने भारत के बारे में जो जाना समझा, वो सभी बातें इस पुस्तक में वर्णित की है। यह पुस्तक एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ को हासिल करने में मदद करती है। अहमदनगर के किले में लेखक की यह 9वीं जेल यात्रा थी। स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में शामिल होने के कारण उन्हें अनेक बार जेल की यात्राएं करनी पड़ी। तो अहमदनगर के किले में उनकी यह 9वीं जेल यात्रा थी और यहाँ पर आए हुए उन्हें 20 महीने से भी अधिक समय हो गया था। पंडित नेहरू ने अपनी 9वीं जेल यात्रा के दौरान अहमदनगर के किले में कारावास में आए। यहाँ उन्होंने इस पुस्तक की रचना की। जब वे अहमदनगर के किले में कारावास में आए तो शुक्ल पक्ष की दूज के झिलमिलाते हुए चांद ने उनका स्वागत किया। मास के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को चांदनी रात कहा जाता है और कृष्ण पक्ष को अंधेरी रात कहा जाता है। जब नेहरू जी अहमदनगर के किले में आए तो उस समय शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। जब हर बार नया चांद उगता था तो उन्हें कारावास में रहते हुए समय का ज्ञान होता था कि उन्हें कारावास में रहते हुए कितना समय बीत गया है, इस बात का उन्हें ज्ञान होता था। उन्होंने चांद को अपने बंदी जीवन का स्थायी यानी पक्का सहचर साथी कहा है। यह चांद, हर बार उगने वाला यह चांद उन्हें इस बात की याद दिलाता था कि हर अंधेरे के बाद उजाले का आगमन होता है। ये यहाँ पर अहमदनगर के किले का चित्र दिखाया गया है। अहमदनगर के किले में कमरा नंबर 8, जिस बैरक में, जिस कारावास में नेहरू जी ने अपना समय बिताया, दूसरी जेलों की तरह, यानी कि इससे पहले भी उन्होंने जेल की यात्राएं की थी, वहाँ भी उन्होंने बागवानी के कार्य किए थे, वो खाली नहीं बैठते थे। अहमदनगर के किले में भी उन्होंने बागवानी का कार्य किया। रोज घंटों तपती धूप में उन्हें क्यारियां बनानी पड़ी। वहाँ की बंजर भूमि को उन्होंने उपजाऊ बनाया, फूलों की क्यारियां वहाँ पर बनाई।
वहाँ की मिट्टी बड़ी पथरीली थी, अवशेषों से, अवशेष होता है पुराने पदार्थों से भरी हुई थी। इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भिसंधियां का अर्थ है गलत इरादे से की गई संधियां, इन सब के बारे में जाना। इस किले के साथ एक ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है जिसका संबंध चांद बीबी नाम की एक साहसी औरत से है। चांद बीबी बड़ी ही साहसी औरत थी। कहा जाता है कि अकबर से, मुगल सम्राट अकबर से अपने किले की रक्षा करने के लिए उसे अपने हाथ में तलवार उठानी पड़ी, अपनी सेना का नेतृत्व किया और बड़ी साहस और वीरता के साथ अकबर की सेना के विरुद्ध लड़ी, परंतु अंत में उसकी हत्या उसी के एक विश्वासघाती के हाथों हो गई। खुदाई के दौरान नेहरू जी किले से जुड़ी हर एक घटना के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने कुदाल से खुदाई की, जमीन के हिस्से में दबे हुए पुराने अवशेषों को निकाला, पुराने पदार्थों को निकाला, जिससे उन्हें इतिहास के बारे में, किले से जुड़े इतिहास के बारे में जानने की बहुत जानकारी मिली। वे किले के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। लेकिन जेल के अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। तो इस प्रकार नेहरू जी को किले के अधिकारियों ने किले के इतिहास के बारे में खोजबीन करने की और अधिक अनुमति नहीं दी। उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। उनका मानना था कि न तो वे ईश्वर के दूत बनकर भविष्य के बारे में लिख सकते हैं और न ही अतीत के बारे में इतिहासकार की भांति लिखने में समर्थ हैं। अतः उन्होंने वर्तमान विचारों का अतीत के विचारों के साथ संबंध स्थापित करके लिखने का निश्चय किया। उन्होंने कुदाल छोड़ दी और कलम उठा ली। आगे अतीत के दबाव के बारे में बताया गया है। तो नेहरू जी को भारत व चीन जैसी सभ्यताओं का दबाव बड़ा दम घोटने वाला, सांस रोकने वाला प्रतीत होता है। वे सोचते हैं कि क्या वे उन सब के उत्तराधिकारी हैं जिसे मानवता ने दसों हजार साल के दौरान हासिल किया। साथ ही क्या वे उन सब के भी वारिस हैं जिसमें पूरी मानवता या पूरी मानव जाति की साझेदारी है। तो वे सोचते हैं कि भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है कि इसमें कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। यह बात प्रत्येक व्यक्ति के रक्त, मांस और उनकी अस्थियों में समाई हुई है। इस विशेषता से देश का वर्तमान रूप बना हुआ है और भावी रूप भी बनेगा। पंडित जी भारत की इसी विशेषता को अपनी लेखनी के द्वारा शब्दों में ढालना चाहते हैं।